चलिए शुरू करते हैं अपने इस सेशन को और अपने इस क्लास को। ठीक है, तो क्लास को है ना शुरू करने से पहले केवल 1 मिनट का जो गाइडेंस मैं आप सभी लोगों को हमेशा से देता हुआ आया हूँ उसे जल्दी से दोहरा दूँ, ताकि आप सभी लोगों को ये पता चले कि कंप्यूटर में ना फुल में से फुल मार्क्स लाने की स्ट्रेटजी क्या होती है। क्लियर है जी? तो 1 मिनट का समय शुरू होता है अब। तो देखिए, क्लास में मैं जितनी आपको थ्योरी करा रहा हूँ ये मोर देन सफिशिएंट है। इससे ज़्यादा थ्योरी आपको कहीं से भी करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आप केवल एमसीक्यू प्रैक्टिस करिए, और एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए सबसे पहले जाइए मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है, ठीक है, कंप्यूटर बाय यतेंद्र सर। बस 1 मिनट रुक जाइए। सर आएगा या टेक्निकल पढ़ाई? अच्छा, लास्ट क्लास में मैंने ईमेल वाला कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया था, बट थोड़ा बचा था उसमें भी, है ना। ठीक है, तो मैं ये कह रहा था कि है ना आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस करनी है तो यूट्यूब चैनल से करिए, जिसमें कम्युनिटी वाला सेक्शन और एक प्लेलिस्ट फॉलो करनी है आपको, एमसीक्यू प्रैक्टिस फॉर ऑल एग्जाम। ठीक, और अगर पीडीएफ फाइल आपको चाहिए, चाहे टॉपिक की, एमसीक्यूज की, चाहे वो किसी चैप्टर की, तो वो है ना आपको मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का नाम भी सेम ही है, कंप्यूटर बाय यतेंद्र सर। और अगर किसी को मेरे ये दोनों ऑफिशियल चैनल ना मिल रहे हो तो आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप किसी पर भी मुझे अपने बैच का नाम लिखकर मैसेज कर देना, मेरे ऑफिशियल लिंक आपके पास आ जाएंगे और आप वहाँ से भी इन लिंक से जुड़ सकते हैं। ठीक है, और व्हाट्सएप टेलीग्राम दोनों मेरे एक ही नंबर से चलते हैं, 8448832987। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को, आज की क्लास को। सबसे पहले नमस्कार सभी को नमस्कार। आज की डेट डाल देता हूं मैं, 20 नवंबर 2024, यानी कि 20 नवंबर 2024 आज की तारीख है बेटा। और जैसा कि लास्ट क्लास में हमारा चैप्टर चल रहा था इंटरनेट, उसी इंटरनेट वाले चैप्टर को आज कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि इंटरनेट में अभी थोड़ा बहुत बचा हुआ है, जैसे कि ईमेल वाला कॉन्सेप्ट भी अभी बचा हुआ है। तो मुझे ये बताइए कि इंटरनेट वाले चैप्टर में अभी तक जो मैंने आपको समझाया, जो मैंने आपको पढ़ाया, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? अगर हो तो पूछिए। बाकी है ना, मैं चैप्टर को शुरू करूं इससे पहले जल्दी से फटाफट एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप सभी लोग आंसर दीजिए। ये बताइए, इंटरनेट के नहीं, ईमेल का, क्योंकि लास्ट क्लास में मैं आपको ईमेल वाला चैप्टर पढ़ा रहा था, तो ईमेल का डेवलपर कौन है ये बताइए। ईमेल को या ईमेल के कॉन्सेप्ट को डेवलप किसने किया था, ये क्वेश्चन है। चलिए मैं बता देता हूं। देखिए, ईमेल के डेवलपर की अगर हम बात करें तो दो नाम आपको ध्यान रखने हैं। एक नाम है रे टॉमलिंसन, रे टॉमलिंसन, और दूसरा नाम है बेटा शिवा अय्यादुरई, शिवा अय्यादुरई। ठीक है, तो इन दोनों नाम को इसलिए याद रखना क्योंकि ऑफिशियल तरीके से तो इसी को है ना ईमेल का डेवलपर माना जाता है, यानी कि रे टॉमलिंसन ही ऑफिशियल तरीके से ईमेल का डेवलपर है। बट शिवा अय्यादुरई के द्वारा बनाया गया एक प्रोजेक्ट जो बिल्कुल रे टॉमलिंसन के ईमेल वाले कॉन्सेप्ट या प्रोजेक्ट जैसा ही था, इसलिए शिवा अय्यादुरई ने यह क्लेम किया था कि ये चीज मैंने भी बनाई थी सेम। तो इसीलिए कुछ लोग शिवा अय्यादुरई को भी ईमेल का डेवलपर मान लेते हैं, बट दोनों में ऑफिशियल तरीके से रे टॉमलिंसन को ही माना जाता है। और दूसरी बात ये ध्यान रखना बेटा कि दोनों ऑप्शन एक साथ कभी नहीं आएंगे, है ना। जब भी अगर ईमेल का डेवलपर अगर पूछा जाएगा तो इन दोनों में से कोई एक ही नाम लिखा हुआ आएगा। ठीक है, और चांसेस ज्यादा यही है कि रे टॉमलिंसन ही लिखा हुआ है। ठीक, अब देखो, लास्ट क्लास में मैं आपको ना ईमेल वाले कॉन्सेप्ट के बारे में समझा रहा था, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेल के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो इसी को है ना आगे कंटिन्यू कर लेते हैं, जिसको हिंदी में इलेक्ट्रॉनिक पत्राचार भी कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक पत्राचार। ठीक है, अब देखो, लास्ट क्लास में मैंने ये तो आपको समझा ही दिया था कि ईमेल आईडी कैसे बनाई जाती है, कैसे लिखी जाती हैं, जिसमें यूजर नेम कैसे लिखा जाता है ना। अब आज की क्लास में ना हम ये समझेंगे कि अगर आप किसी को ईमेल करते हैं, ठीक, तो ईमेल करते समय ना आपको कौन कौन से ऑप्शंस दिए जाते हैं ईमेल आईडी लिखने के लिए, है ना, रेसिपिएंट की, यानी प्राप्तकर्ताओं की। जैसे मैं ईमेल मैसेज भेज रहा हूं या आप ईमेल मैसेज भेज रहे हैं, अब ये ईमेल मैसेज किसी के पास जाएगा ना, तो सामने वाले व्यक्ति जिसको आप ईमेल मैसेज भेज रहे हैं उसकी ईमेल आईडी आप लिखेंगे ना, तो कहां कहां आपको ऑप्शन मिलेगा ईमेल आईडी लिखने का, ये समझाता हूं। देखो बेटा, सबसे पहली बात आती है फ्रॉम, यानी ये फ्रॉम वो जगह है जहां पर आपकी खुद की ईमेल आईडी आपको लिखी हुई दिखाई देती रहेगी। जैसे सपोज दैट कि आपकी ईमेल आईडी है yathendra@gmail.com,
तो ये आपको है ना दिखेगा यहाँ पर, ठीक है, ये आपको यहाँ पर दिखता रहेगा। ये बताइए, मैंने आपको सीसी बीसीसी वाला कॉन्सेप्ट करा दिया था? एक बार और चेक कर लेता हूँ, मुझे लग रहा है शायद आपके बैच में कराया है, मैंने दूसरे बैच में कराया है। नहीं कराया, दूसरे बैच में कराया है। एक्चुअली बात यह है ना कि एक और बैच है जिसमें सेम इंटरनेट वाला ही चैप्टर चल रहा है इसी समय, तो उनके बैच में भी मैंने यही ईमेल वाला कॉन्सेप्ट कराया था, इसमें 2 सीसी बीसीसी ये सब बताए थे। चलो आपके में नहीं बताया। तो देखो पहले तो ये देख लो, फ्रॉम, यानी कि आप ईमेल भेज रहे हैं तो आपकी ईमेल आईडी यहाँ पर दिखती रहेगी, ठीक है। ये उसी तरीके से समझ लो जैसे अगर आप किसी को लेटर या पत्र लिखकर भेजते हैं तो टू में लिख देते हैं उस व्यक्ति का एड्रेस जिसको पत्र जाना है, और साइड में फ्रॉम अपना भी एड्रेस आप लिख देते हैं कि मैं भेज रहा हूं तुम्हें पत्र, ऐसे लिख देते हैं ना। तो उसी तरीके से फ्रॉम में आपकी ईमेल आईडी लिखी हुई दिखाई देगी। अब सपोज दैट कि आपका कोई दोस्त है जिसका नाम है नवीन और उसकी ईमेल आईडी है naveen@gmail.com, ठीक है। मैं फिर से बता दूं, ऐसा जरूरी नहीं है कि जीमेल की ही ईमेल आईडी पर आप मेल भेजें, यानी कि आपकी ईमेल आईडी जीमेल पर है तो आप नवीन की जो ईमेल आईडी है जीमेल पर, उसी पर ईमेल भेज सकते हैं, किसी पर भी भेज सकते हैं। जैसे सपोज दैट कि नवीन ने ईमेल आईडी बनाई हुई है याहू पर, ठीक है, यानी कि याहू मेल पर, तो yahoomail.com इस पर भी आप ईमेल मैसेज कर सकते हो, ऐसा हो जाता है। पर चूंकि आज की डेट में ना ज्यादातर लोग जीमेल का ही इस्तेमाल करते हैं तो जीमेल ही लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। ठीक, तो नवीन की ईमेल आईडी है naveen@gmail.com, इसको मेरे को मैसेज करना है। तो मैं क्या करूंगा, इसको है ना, इसकी ईमेल आईडी को टू में लिखूंगा और मैसेज टाइप करके भेज दूंगा, चला जाएगा मैसेज। अब सपोज दैट कि एक व्यक्ति और है जिसका नाम है अभिषेक, उसने मेरे से ये कहा हुआ है कि अगर है ना कभी तुम नवीन को ईमेल मैसेज भेजो तो वही सेम ईमेल मैसेज मुझे भी भेज दिया करो। तो अगर मैं कॉमा लगाकर यहां पर अभिषेक की ईमेल आईडी डालूंगा, अभिषेक की ईमेल आईडी में अगर मैं लिख दूं अभिषेक@gmail.com, तो इससे क्या होगा, इससे पता एक चीज हो जाएगी कि जो ईमेल मैसेज है ना वो अभिषेक के पास भी पहुंच जाएगा और नवीन के पास भी पहुंच जाएगा, दोनों के पास पहुंच जाएगा। पर दिक्कत क्या है, यही तो चाहिए था हमें, नहीं, हम यहां पर बात कर रहे हैं जैसे मैं ये चाहता हूं कि नवीन के पास जब ये ईमेल मैसेज पहुंचे तो नवीन को ये पता चल जाए कि ये ईमेल मैसेज मैंने अभिषेक को भी भेजा है, और अभिषेक के पास जब ये ईमेल मैसेज पहुंचे तो अभिषेक को भी पता चल जाए कि ये मैंने नवीन को भी भेजा है, ये बताना है। तो ऐसे नहीं पता चलेगा, टू में अगर कॉमा लगा के दोनों की ईमेल आईडी डाल देंगे तो नहीं, ऐसा नहीं पता चलेगा, क्योंकि दोनों पर इंडिविजुअली अलग अलग ये ईमेल मैसेज पहुंच जाएगा। इसीलिए एक कॉन्सेप्ट दिया गया है जिसे हम सीसी के नाम से बोल देते हैं, और सीसी का नाम होता है बेटा कार्बन कॉपी, इसे कार्बन कॉपी कहा जाता है। और इसमें लिख दीजिए आप बेसिकली अभिषेक@gmail.com, यानी अभिषेक की ईमेल आईडी को आप यहां लिख दो। इससे क्या होगा, अब ये ईमेल मैसेज अभिषेक के पास भी जाएगा और नवीन के पास भी जाएगा, और नवीन को भी ये दिखाई दे जाएगा कि ये ईमेल मैसेज यतेंद्र ने अभिषेक को भेजा है, और अभिषेक को भी दिखाई दे जाएगा कि ये ईमेल मैसेज यतेंद्र ने नवीन को भेजा है, यानी दोनों एक दूसरे को देख सकते हैं। अब एक और एंट्री होती है यहां पर जिसे बीसीसी कहते हैं, यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ये क्या है, मान लो कोई व्यक्ति है अमित गुप्ता के नाम से, उसने ये कहा कि जब भी है ना तुम यतेंद्र अभिषेक को नवीन को ईमेल मैसेज किया करो तो मुझे भी भेजा करो। बट अमित गुप्ता ने मेरे से एक बात बोली कि है ना तुम जब भी है ना नवीन और अभिषेक को ईमेल करो, ये बात उनको नहीं पता चलनी चाहिए कि तुमने मुझे भी ये मैसेज कर दिया है, यानी कि नवीन और अभिषेक से छुपा लेना इस बात को। बट मैं तो ये जान ही लूंगा कि तुमने ये ईमेल मैसेज नवीन और अभिषेक को भेजी है, तो ऐसे करके भेजो। तब फिर है ना हमारे पास एक ऑप्शन होता है यहाँ पर जिसे बीसीसी कहते हैं, यानी कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसमें क्या होता है, सपोज दैट के व्यक्ति की ईमेल आईडी है अमित गुप्ता @gmail.com, ठीक है। तो हम इसकी ईमेल आईडी को यहां लिख देंगे। अब होगा क्या यहां से कि अमित गुप्ता, इसको तो पता चल जाएगा, इसको तो पता रहेगा कि है ना टू में किसकी ईमेल आईडी है और सीसी में किसकी ईमेल आईडी है, यानी ये तो दोनों को देख लेगा। बट ये टू वाला और सीसी वाला ये दोनों अमित गुप्ता की ईमेल आईडी को नहीं देख पाएंगे, समझे नहीं। ये दोनों एक दूसरे को देख सकते हैं, हाँ। ये बीसीसी वाला टू को और सीसी को देख सकता है, हाँ। बट टू वाला और सीसी वाला बीसीसी को नहीं देख पाएगा, उसे नहीं पता चलेगा, इन दोनों को पता नहीं चलेगा कभी भी, टू और सीसी वाले को, कि यतेंद्र ने यही ईमेल आईडी मतलब यही ईमेल मैसेज किसी अमित गुप्ता को भी भेजा है। यानी मोटा मोटा ये कहा जा रहा है यहां पर कि नवीन, अभिषेक और अमित गुप्ता इन तीनों को एक ही ईमेल मैसेज भेजा है, बट कुछ इस तरीके से। तो ये कहलाता है टू सीसी और बीसीसी वाला कॉन्सेप्ट। बताओ बेटा बात समझ में आ गई या नहीं। एक सिंपल से तरीके से मैंने बताने की कोशिश की है एग्जाम्पल के थ्रू, और आई होप सो कि ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ भी गया होगा। क्लियर है।
तो अगर कभी एग्जाम में 2 CC और BCC को लेकर क्वेश्चन आया तो मैं नहीं समझता कि अब आप कोई क्वेश्चन गलत करेंगे, सही आंसर देके ही आएंगे। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। ये तो चलो मैंने समझा दिया कि ईमेल आईडी कहां पर लिखी जा रही है। ठीक है, अब ईमेल मैसेज को लिखते हैं। तो जब आप है ना जीमेल के थ्रू किसी को ईमेल मैसेज करेंगे तो आपके अकाउंट में एक बटन आता है कंपोज। कंपोज का मतलब होता है क्रिएट करना। आप इस बटन पर है ना क्लिक करेंगे, कंपोज वाले बटन पर, तुरंत आपके सामने है ना, जैसे आप क्लिक करेंगे तुरंत आपके सामने एक ऑप्शन खुल जाएगा जिस पर सब्जेक्ट लिखा होगा, और आप यहाँ सब्जेक्ट लिख सकते हैं। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट का मतलब होता है बेटा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, जिसको हिंदी में कहा जाएगा संक्षिप्त विवरण, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, है ना। यानी अगर आप सपोज दैट किसी को ईमेल मैसेज भेज रहे हैं तो ईमेल मैसेज को पूरा खोले बिना, उसे ओपन किए बिना ही आप सामने वाले व्यक्ति को ये बता दें कि इस ईमेल मैसेज में क्या लिखा होगा अंदर, उसी को सब्जेक्ट कहा जाता है। जैसे मान लो आपने किसी को लेटर लिखा, पत्र लिखा, ठीक, अब वो एक एनवलप में रखा हुआ है, लिफाफे में, और चिपका रखा है आपने, तो लिफाफे को खोले बिना ही, उस पत्र को निकाले बिना ही अगर किसी व्यक्ति को ये पता चल जाए कि इसमें लिखी हुई बात किस पर आधारित है, तो वही शॉर्ट डिस्क्रिप्शन या सब्जेक्ट कहलाता है। कैसे कर सकते हैं? हम उस एनवलप या लिफाफे के ऊपर लिख देंगे कॉन्ग्रेचुलेशंस, तो व्यक्ति लिफाफा फाड़े बिना, लेटर को निकाले बिना ही उस लेटर के ऊपर, उस एनवलप के ऊपर लिखे हुए कॉन्ग्रेचुलेशन शब्द से समझ जाएगा कि इसके अंदर बधाई देने के लिए ये पत्र लिखा गया है किसी के द्वारा। समझ में आ गया? तो इसे सब्जेक्ट कह देते हैं। अब सब्जेक्ट है ना, जैसे ही आप लिख देंगे उसके बाद आप है ना ईमेल मैसेज टाइप करना शुरू कर देंगे। ठीक है जी, आपको मान लीजिए ईमेल मैसेज टाइप करने के लिए एक बॉक्स दिया जा रहा है। इस बॉक्स में आप क्या करेंगे? अपना ईमेल मैसेज टाइप कर देंगे, जो भी लिखना है आप लिखिए, जो लिखना है आपको लिखिए। ठीक है साहब, आपने ईमेल मैसेज लिख दिया, बट आप नीचे देखना, यहीं की तरफ आपको एक ऐसा ऑप्शन और मिलेगा। ये बेसिकली एक पिन जैसा सिंबल होता है। ये वैसे ही समझ लो जैसे कागजों को आपस में अटैच करने के लिए एक पिन लगाई जाती है, विशेष प्रकार की एक पिन टाइप की आती है, ऐसे दिखती है, शायद आपने भी कभी यूज की हो। तो एक नीचे ऑप्शन मिलेगा ऐसे पिन जैसा, इसका मतलब क्या है? दैट इज अटैचमेंट। यानी कि आप अपनी इस ईमेल मैसेज के साथ कोई अटैचमेंट लगाकर भेज सकते हो। हाँ, अटैचमेंट लगाकर भेज सकते हैं। जैसे क्या अटैचमेंट भेज सकते हो? अगर मान लो आप इस ईमेल मैसेज के साथ कोई फोटो या इमेज भेजना चाहें तो भेज सकते हैं। हाँ जी, भेज सकते हैं। अगर आप कोई ऑडियो फाइल भेजना चाहें तो भेज सकते हैं, भेज सकते हैं। अगर आप कोई वीडियो फाइल भेजना चाहें तो भेज सकते हैं, हाँ भेज सकते हैं। यानी अगर इस ईमेल मैसेज के साथ जो आपने लिखकर भेजा है, इसके साथ अगर आपको कोई फोटो, कोई ऑडियो या कोई वीडियो फाइल अगर आपको भेजनी है तो आप भेज सकते हो। बट कंडीशन ये है कि मैक्सिमम उस फाइल का साइज, मैक्सिमम साइज 25 मेगाबाइट ही होना चाहिए, इससे ज्यादा बड़ी फाइल नहीं होनी चाहिए। ये जीमेल की कंडीशन है। अब एक ही फाइल 25 मेगाबाइट की हो मैक्सिमम तो भी चल जाएगा, और कई सारी फाइलों को मिलाकर अगर 25 मेगाबाइट हो रहा है तो भी चल जाएगा। जैसे मान लो आपकी कोई फाइल है जो एक ही फाइल 25 मेगाबाइट की है तो चली जाएगी, बट 25 मेगाबाइट से बड़ी होगी तो नहीं जाएगी। या फिर आपके पास 5 फाइलें हैं 5-5 मेगाबाइट की, तो 55 तो भी क्या हो गया? इनका साइज 25 मेगाबाइट हो गया। तो 5 फाइल अगर 5-5 मेगाबाइट की हैं तो भी आप उन्हें भेज सकते हैं एक बार में। बट अगर 5-5 मेगाबाइट की 6 फाइलें हैं तो टोटल साइज कितना हो जाएगा? 30 मेगाबाइट का। ये फाइल नहीं जाएगी। यहां पर बता देगा कि आप जो अटैचमेंट लगा के भेज रहे हैं वो एक्सीड कर रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब इसके बाद आप सेंड कर देंगे ईमेल मैसेज, ये चला जाएगा। ठीक है, अब ये जानकारियां हमें कहां मिलेंगी कि हमने किसको ईमेल मैसेज सेंड किया है। ये मान लो मैं बाद में देखना चाहता हूं कि मैंने किसको ईमेल सेंड किया था, या मेरे पास किसके ईमेल वापस आए हैं, है ना, या मैंने कौन सी ईमेल को डिलीट किया है। ये सब चीजें मुझे कहां मिलेंगी? तो पता चला आप ही के ईमेल अकाउंट में आपको एक बॉक्स दिखाई देगा इनबॉक्स के नाम से। ठीक है, ये वो वाला बॉक्स है आपके ईमेल अकाउंट में जिसमें आपकी आने वाली ईमेल आईडी, आपके पास आने वाली ईमेल आईडी आपको यहां दिखाई देती है। मान लो 10-20 लोग जो आपको ईमेल मैसेज करते हैं और वो ईमेल मैसेज कर रहे हैं, तो वो सब आपको इनबॉक्स में दिखाई देंगे। तो इस एरो का मतलब हो गया कि ईमेल मैसेज आ रहे हैं आपके पास। ठीक, इसके बाद है ना एक और आपको ऑप्शन मिलेगा आउट बॉक्स के नाम से, या फिर कई बार है ना आउट बॉक्स की जगह सेंट भी लिखा हुआ मिल जाता है। ठीक है, ये अलग अलग मैसेजिंग सिस्टम में अलग अलग हो सकता है, किसी में सेंट लिखा आएगा, किसी में आउट बॉक्स लिखा आएगा। इसका सिंपल सा मतलब है ये वो जगह है जहां पर आपके द्वारा भेजी गई ईमेल आईडी की इंफॉर्मेशन मिलेगी। यानी आपने आज पूरे दिन में कितने लोगों को ईमेल मैसेज किया है, ये अगर आप बाद में चेक करना चाहें तो आउट बॉक्स में जाके चेक कर सकते हैं। इसके अलावा एक और आपको बॉक्स मिलेगा जिस पर लिखा होता है ड्राफ्ट। ये क्या होता है? ड्राफ्ट का मतलब आप ऐसे समझ लो कि कोई ईमेल आईडी, मतलब कोई ईमेल मैसेज आपने लिख तो लिया बट अभी भेजा नहीं है। जैसे आज 20 नवंबर को आपने ईमेल मैसेज लिख लिया, फिर आपको दिमाग में आया नहीं मैं 21 तारीख को ये मैसेज करूंगा तब ज्यादा सही रहेगा, तो आपने लिख लिया। तो अगर आप उसे सेंड नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो ड्राफ्ट में जाके सेव हो जाएगा। इसके बाद आपको एक और बॉक्स मिलेगा जिस पर है ना या तो ट्रैश लिखा हुआ मिलता है या फिर बिन लिखा हुआ भी मिल जाएगा, दोनों में से कोई भी नाम लिखा हुआ मिलेगा। तो बिन या ट्रैश का मतलब होता है बेटा डिलीटेड, यानी कि जितनी भी डिलीटेड ईमेल्स हैं वो आपको ट्रैश या बिन वाले फोल्डर में मिलेंगी, जितनी बार डिलीट करते जा रहे हो।
ऐसा हो सकता है ना कि आप दिन के अंत में, यानी आज पूरे दिन के अंत में जाके ये चेक करना चाहो कि मैंने कितनी ईमेल आईडी, कितने ईमेल मैसेज को डिलीट किया था, या मान लो मेरे से गलती से कोई ईमेल डिलीट हो गया था, उसे दोबारा देखना चाहता हूं, तो वो आपको बिन में या ट्रैश में मिल जाएगा। अगर आपने बिन या ट्रैश में जो ईमेल होंगे, है ना, यहाँ पर डिलीट वाले, इनको भी अगर डिलीट कर दिया, फिर आप इसको दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक। और इसके बाद आपको एक और फोल्डर आपको यहाँ देखने को मिलेगा जिसे स्पैम कहते हैं, SPAM। ये ध्यान रखिए कि स्पैम वाला जो फोल्डर है, इसके ऊपर एग्जाम में सबसे ज्यादा, है ना, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं अब तक के इतिहास में। मतलब ईमेल का अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है तो ये चांसेस है कि स्पैम का क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा समझते हैं कि स्पैम होता क्या है। देखो, स्पैम में भी बेटा ईमेल मैसेज रिसीव होते हैं, यानी प्राप्त होते हैं। तो आप बोलेंगे ये तो दो चीजें हो गई, ईमेल मैसेज प्राप्त हो रहे हैं इनबॉक्स में भी और स्पैम में भी, ऐसा कैसे? तो इसे आप ऐसे समझ लो कि ये किसी भी मैसेजिंग सिस्टम का एक सिक्योरिटी फीचर होता है, यानी कि सुरक्षा की दृष्टि से दिया गया एक उपाय। इसमें क्या करता है, मैसेजिंग सिस्टम खुद ही फिल्टर कर देता है ईमेल्स को। जो जेन्युइन ईमेल होती हैं वो तो इनबॉक्स में आ जाती हैं, और जो फर्जी ईमेल होती हैं वो स्पैम में डालते जाते हैं। कैसे? देखो, ये मैसेजिंग सिस्टम का अपना सिक्योरिटी फीचर है जिसको हम ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, वरना फिर टेक्निकल हो जाएगा और उतना ज्यादा पेपर में नहीं पूछा जाता। बस इसे आप इतना समझ लो कि अगर ईमेल कोई मैसेजिंग सिस्टम है ईमेल के लिए, जैसे जीमेल एक मैसेजिंग सिस्टम है ना, जिसके थ्रू आप ईमेल कर सकते हो, तो इसने अपना एक सिक्योरिटी फीचर बना रखा है जिसमें एक हेडर शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। हेडर से हेडर को मैच करके देखते हैं, अगर मैच कर रहा है तो यहां पर मतलब जीमेल का अपना एक हेडर होगा, और जो ईमेल मैसेज आता है उसके साथ भी हेडर जुड़ के आता है, तो हेडर से हेडर मैच कर जाए तो ईमेल यहां डाल दिया जाएगा। और जीमेल का जो हेडर है और ईमेल के साथ जो हेडर आ रहा है उससे हेडर हेडर मैच नहीं कर रहा, तो सस्पिशियस मानते हुए, यानी ऐसा मानते हुए कि इस ईमेल को किसी फ्रॉड या फर्जी मैसेजिंग सिस्टम से भेजा जा रहा है, तो जीमेल इसमें डाल देगा स्पैम में। समझ में आ गई बात? तो ये बस इतना ही समझ लो कि हेडर का एक कॉन्सेप्ट होता है सिक्योरिटी फीचर। ठीक है, अब एग्जाम में पूछते तो मैं डिटेल में समझाता, पर चलो बस इतना ही दिमाग में रखना। मतलब फिल्टर हो जाती है ईमेल, जो जेन्युइन है वो इनबॉक्स में चली जाएंगी, जो फ्रॉड वाली ईमेल है, बेकार की ईमेल है, वो स्पैम में चली जाती है। तो बेसिकली यहाँ कौन सी ईमेल दिखती है हमें? यहाँ पर दिखती है ज्यादातर फर्जी ईमेल। जैसे आप इस लकी ड्रॉ में विजेता साबित हुए हैं, आप अपनी अकाउंट की डिटेल वगैरह भेज दो, हम आपको आपकी मनी दे देंगे, ऐसी फर्जी ईमेल होंगी। या एडवर्टीजमेंट या विज्ञापन वाली जो ईमेल्स होती हैं फर्जी, वो आपको यहाँ पर मिलेंगी ज्यादातर। तो इसलिए ये स्पैम में फिल्टर करके ईमेल्स को डाल दिया जाता है। ठीक है, अब देखो बेटा, स्पैम के बारे में एग्जाम्स में क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं। देखो, पहले तो इसका कुछ नाम भी है, जैसे कि स्पैम को जंक ईमेल्स भी कहा जाता है। जंक शब्द का मतलब था कूड़ा कचड़ा। जैसे अगर आप है ना कुछ बाहर का खाना खाते हैं, तो अगर और आपका पेट खराब हो जाए तो डॉक्टर क्या कहता है, आपने जंक फूड खाया था। मतलब अगर आपने बाजार में गोलगप्पे, जिसको पानी पूरी भी कहा जाता है ना, इसके अलावा टिक्की, बर्गर, पिज्जा, ये सब चीजें अगर आप खाते हैं तो उसको जंक फूड ही कहा जाता है, और इससे आपका पेट भी खराब हो सकता है ना। तो डॉक्टर्स मना करते हैं कि इन चीजों को मत खाया करो। तो स्पैम भी है ना जंक ईमेल्स ही होते हैं, यानी बेकार के ईमेल जो आपको नहीं चाहिए, है ना, तो स्पैम को जंक ईमेल भी कह देते हैं। बाकी बेटा, इसको अनसॉलिसिटेड ईमेल्स भी कहा जाता है, या फिर इसका एक नाम और हो सकता है अनवांटेड ईमेल्स, ये भी बोल सकते हैं। इसका मतलब होता है अनचाही ईमेल, यानी वो ईमेल्स जो आपको चाहिए ही नहीं, और वो भी अगर आपके पास आ रही हैं तो उनको अनसॉलिसिटेड या अनवांटेड ईमेल्स कहा जा सकता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना, ये नोट कर लीजिए। तब तक है ना मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ पेपर का, जो कि स्पैम के ऊपर पूछा गया। देखो, क्वेश्चन एक पेपर में इस तरीके से पूछा गया था कि अगर आपके पास किसी अननोन सोर्स का मतलब वही हो गया अनऑथराइज मैसेजिंग सिस्टम, है ना, फर्जी मैसेजिंग सिस्टम। तो अगर आपके पास किसी अननोन सोर्स से ईमेल मैसेज आता है तो आपको क्या करना चाहिए, व्हाट शुड यू डू? तो एक ऑप्शन में लिखा हुआ था डिलीट इट विदाउट ओपनिंग इट, यानी आप उसे डिलीट मार दो बिना ओपन करे, है ना। तो ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात चल रही है, यानी अगर आपके पास स्पैम में कोई ईमेल्स आती हैं जो किसी अनऑथराइज मैसेजिंग सिस्टम से आई हुई हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए? आप सीधे डिलीट करो, उन्हें खोलने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ईमेल के साथ कोई ना कोई ऐसा अटैचमेंट आ सकता है जिससे आपका कंप्यूटर खराब हो जाए। ऐसा हो सकता है कि ईमेल मैसेज के साथ कोई वायरस वाली फाइल भी भेज दी जाए जिससे आपका कंप्यूटर खराब हो, या फिर ईमेल मैसेज में कुछ ऐसा लिखा हुआ है जिसे आप अगर रिप्लाई कर दो तो आपके साथ कोई फ्रॉड हो सकता है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए अगर स्पैम में ईमेल्स आ रही हैं तो आप उन्हें बिना ओपन करे ही डिलीट कर दिया करिए। समझ में आ रहा है? पर देखो, टेक्निकल खराबियां हर जगह देखने को मिलती हैं, ये बात आपको भी पता है। टेक्निकल ग्लिच यानी टेक्निकल खराबी कहीं भी आ सकती है। तो ऐसा कभी कभी हो जाता है कि कोई ईमेल मैसेज आना तो इनबॉक्स में था, बट किसी रीजन की वजह से वो स्पैम में चला गया है। तो कई बार ऐसा होता भी है कि अगर हमें किसी के द्वारा ईमेल मैसेज भेजा जा रहा है तो वो ये कह देते हैं कि अगर हमारा ईमेल मैसेज इनबॉक्स में ना मिले आपको तो एक बार स्पैम वाले फोल्डर में जरूर देख लेना। बट ये तो पता है ना पहले से, सामने वाले व्यक्ति ने कहा है कि अगर हमारी इनबॉक्स में ईमेल ना आए तो स्पैम में देख लेना, पता है ना।
बट कोई ऐसा बोल भी नहीं रहा, तब भी स्पैम में ईमेल आ रही है, तो उन्हें ओपन करने की जरूरत नहीं है, डिलीट मारो सीधे। समझ में आ गया? तो ये था कॉन्सेप्ट, जब आप किसी ईमेल को कंपोज करते हैं, ईमेल मैसेज को, और फिर जिसको भेज रहे हैं, जिसकी ईमेल प्राप्त कर रहे हैं, वो सब ऑप्शन आपको ऐसे दिखाई देंगे। बताओ बात समझ में आ गई या नहीं? क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। देखो ईमेल के केस में अगला एक और पॉइंट आता है बेटा, दैट इज प्रोटोकॉल्स। ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्रोटोकॉल्स। अब प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, ये बात मैं ऑलरेडी आपको पहले ही बता चुका हूं, दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो प्रोटोकॉल्स में ये 4 नाम आपको ध्यान रखना है बेटा, SMTP, दूसरा लिखिए POP, तीसरा लिखिए IMAP, और चौथा लिखिए MIME। तो ये 4 प्रोटोकॉल है ना, ईमेल के केस में काम करती हैं। SMTP की फुल फॉर्म लिख लो बेटा, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। POP3 लिख लो बेटा, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3rd वर्जन, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का 3रा वर्जन, इसीलिए इसका नाम है POP3। और IMAP का फुल फॉर्म लिख लीजिए, दैट इज इंटरनेट मैसेज एसेस प्रोटोकॉल, इंटरनेट मैसेज एसेस प्रोटोकॉल, ठीक है बेटा। इसके बाद एक नाम और लिख लीजिए, दैट इज माइम। इसको बोलते हैं मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, ठीक है बेटा। अब इस बात को ऐसे समझ लीजिए कि ये ईमेल, ये जो प्रोटोकॉल्स है ना, ये किस काम के लिए होती हैं यूज, ये समझाता हूं। जैसे ना, अगर आप एक शब्द के बारे में जानते हैं, है ना, एक शब्द के बारे में शायद जानते होंगे आप, इसे कहा जाता है लोकल कंप्यूटर। ये शब्द लिखिए, शायद आप जानते होंगे इसके बारे में, लोकल कंप्यूटर। अब आप बोलेंगे लोकल कंप्यूटर का मतलब सर बेकार क्वालिटी का, घटिया क्वालिटी का? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। लोकल कंप्यूटर का मतलब होता है एक ऐसा कंप्यूटर जो किसी नेटवर्क से कनेक्टेड ना हो, जिसमें सर्वर ना हो, एटलीस्ट कुछ सर्वर कंप्यूटर ना हो। जैसे देखो नेटवर्क है ना, 2 तरीके से हो सकता है। जैसे मान लो कोई कंप्यूटर A है और ये है कंप्यूटर B, तो A कंप्यूटर B को अगर कोई मैसेज भेजना चाहे तो भेज सकता है, और B A को भेजना चाहे तो भेज सकता है। तो जब 2 कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं तो बेटा ये भी नेटवर्क ही कहलाता है, इसको भी नेटवर्क बोलेंगे। और एक नेटवर्क ऐसे भी हो सकता है, जैसे सपोज दैट कि ये कोई सर्वर कंप्यूटर है, ये कोई सर्वर, पहले ये फुल फॉर्म लिख लिया आपने? अगर लिख ली तो ठीक है, मेरे को थोड़ी जगह चाहिए ना, तो मैं ना इनकी फुल फॉर्म मिटा देता हूं। समझते हैं इस बात को। देखो एक तो नेटवर्क ऐसे भी हो सकता है, जैसे A और B आपस में एक दूसरे को डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ये भी बेटा नेटवर्क ही कहलाएगा, है ना। और ए यानी पहला केस। दूसरा केस ऐसा भी हो सकता है, जैसे मान लो कोई A नाम का कंप्यूटर है और वो B को डाटा भेजना चाहता है ना, जिसमें बीच में किसी सर्वर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जा रहा हो, ठीक है। तो ये भी एक नेटवर्क ही कहलाएगा, ये भी एक नेटवर्क बन जाएगा, जिसमें A ने डाटा भेजा सर्वर को और सर्वर भेज देगा B को, या फिर B डाटा भेज रहा है सर्वर को और सर्वर भेज देगा A को। तो इस तरीके से भी नेटवर्क बनाया जा सकता है। तो अगर सपोज दैट हम इस नेटवर्क की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो इस नेटवर्क को भी लोकल कंप्यूटर कहा जाएगा और इस नेटवर्क को भी लोकल कंप्यूटर ही कहा जाएगा इस कंडीशन में। समझ में आया? अब अगर ऐसी कंडीशन है तो क्या होगा? तो ऐसी कंडीशन में जो A और B है ना, इनको क्लाइंट कंप्यूटर कहा जाता है। एक शब्द हम इस्तेमाल करते हैं यहां पर, क्लाइंट कंप्यूटर। तब इनको लोकल कंप्यूटर की जगह क्लाइंट कंप्यूटर के नाम से बोलेंगे, क्लाइंट सर्वर ऐसे बोला जाता है। तो बेसिकली ये जो SMTP वाली प्रोटोकॉल है ना, इस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल है ना, हम बेसिकली ईमेल मैसेज को सेंड करने के लिए करते हैं। एस शब्द लिखा है ना, तो ऐसे याद कर लेना, सेंड करना। तो लोकल नेटवर्क में, यानी इस तरीके के नेटवर्क में, जब एक कंप्यूटर से सीधे दूसरे कंप्यूटर को ईमेल मैसेज भेजा जाना हो, तब SMTP प्रोटोकॉल काम करती है। अब समझ में आ गया? ये ध्यान रखना है कि SMTP के केस में सर्वर कंप्यूटर बीच में नहीं होता है। दूसरा केस, जब ईमेल मैसेज भेजा गया है तो प्राप्त भी तो होगा, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ईमेल मैसेज जब भेजा जाएगा तो SMTP के थ्रू भेजा जाएगा, और किसी कंप्यूटर पर ईमेल मैसेज प्राप्त होगा तो वो POP3 के थ्रू होता है। समझ में आ गई बात? जैसे A ने भेजा तो SMTP के थ्रू जा रहा है, और जब B पर ये ईमेल मैसेज प्राप्त होगा तो POP3 के थ्रू प्राप्त होगा, ठीक है। अब तीसरा आता है IMAP, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। इस प्रोटोकॉल में क्या होता है बेसिकली कि कोई कंप्यूटर है ना, ईमेल मैसेज को जो भेजता है वो सर्वर पे जाके स्टोर हो जाता है पहले। तो IMAP प्रोटोकॉल क्या करता है, ईमेल मैसेज को भेजने के लिए भी, और इसी प्रोटोकॉल के थ्रू B पर ईमेल मैसेज प्राप्त भी किया जाता है। फिर से सुन लीजिए, IMAP प्रोटोकॉल के केस में सर्वर कंप्यूटर बीच में होगा, और IMAP प्रोटोकॉल के थ्रू ही A से डाटा सर्वर पे जाएगा, यानी मैसेज,
और फिर सर्वर से बी तक जो भेजा जाएगा वो भी आईमैप प्रोटोकॉल के थ्रू जाएगा। समझ में आ गई बात? तो आईमैप प्रोटोकॉल भेजने और प्राप्त करने दोनों ही केसेस में काम करती है, बट सर्वर के केस में बीच में सर्वर होना चाहिए। तो आज की डेट में ना हम और आप जैसे लोग जो ईमेल मैसेज कर रहे हैं या प्राप्त कर रहे हैं, तो ये सारा आईमैप के थ्रू ही चल रहा है। क्योंकि जब आप किसी व्यक्ति को ईमेल मैसेज करते हैं ना, तो वो ईमेल मैसेज उस व्यक्ति के पर्सनल कंप्यूटर पर नहीं जाता है, वो जाता है पहले जीमेल के सर्वर कंप्यूटर पे। फिर जिसको आपने ईमेल मैसेज किया है वो जब चाहे तब जीमेल के सर्वर कंप्यूटर से ईमेल मैसेज को अपने कंप्यूटर पर डाउनलोड करके देख लेता है। समझ में आ गई बात? ऐसे चलता है। और फिर आती है माइम नाम की प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल बेसिकली है ना काम करती है अटैचमेंट्स को भेजने के लिए। जैसे अभी मैंने बताया था आपको, ईमेल मैसेज के साथ आप अपनी कोई फोटो, आप अपनी कोई ऑडियो या कोई वीडियो फाइल भी अटैच करके भेज सकते हो। तो ये फाइलें जो भेजी जा रही हैं या ये फाइलें जो लेके जा रहा है वो इसी प्रोटोकॉल के थ्रू होता है, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन के थ्रू। मैंने बताया था ना, इंटरनेट जब पढ़ाना शुरू किया था कि इंटरनेट से जुड़ा हुआ एक छोटे से छोटा काम भी अगर करना है, एक तिनके के बराबर भी कोई काम किया जा रहा है, तो उसके पीछे भी प्रोटोकॉल ही जिम्मेदार होती है। हर काम के लिए अलग अलग प्रोटोकॉल लिखी हुई है। ठीक है, तो ये था मेरे भाई कॉन्सेप्ट ईमेल का, इलेक्ट्रॉनिक मेल का, जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अब अगर कोई डाउट है तो पूछो। इज एनी डाउट, यानी कोई भी अगर किसी प्रकार का भी डाउट है तो आप अब मेरे से पूछ सकते हैं। अब कुछ छोटे मोटे शब्द और होते हैं इंटरनेट के केस में, वो भी मैं आपके सामने डिस्कस कर लेता हूं, फिर हमारा इंटरनेट वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा और नेक्स्ट क्लास में हम नेटवर्किंग वाले चैप्टर को डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई? अब आगे के जितने भी चैप्टर्स बचे हुए ना वो ज़्यादा बड़े बड़े नहीं हैं, इंक्लूडिंग नेटवर्किंग। नेटवर्किंग भी आप यही समझ लो कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद में आपको 3 वो चैप्टर नहीं, उसके बाद एक कंप्यूटर सिक्योरिटी है, वो भी शायद 2 क्लासेस में कंप्लीट हो जाएगा। 5 क्लासेस ही हो गई। इसके बाद है ना 3 चैप्टर्स और होते हैं, जो कि मैंने बताया आपको, वो तभी पढ़ने होते हैं जब आपके पेपर में आने हो, नहीं आने तो मत पढ़ना। कौन से? डाटाबेस, नंबर सिस्टम और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इन सभी को मिलाकर 3 से 4 क्लासेस वो होंगी। तो 5 और 3 8, यानी मोटा मोटा अगर मान के चलें तो 8 से 9 क्लासेस और बची हुई हैं बस। इतने में हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, फिर ये बैच फिनिश कर देंगे। 8-9 क्लास और मान लो। तो 8-9 क्लास का मतलब यही मान लीजिए कि अभी एक हफ्ते में 5 क्लास होती है ना, हाँ, तो 2 हफ्ते मान लो। बट ये भी तो, इसमें भी तो मिलेंगे हमें क्लास 3 दिन की। मतलब मोटा मोटा आप ऐसे समझ लो, वो तो जिस दिन खत्म होना होगा हो ही जाएगा। 8 या 9 क्लासेस और बची हुई हैं बस। ठीक है, चलो अब इंटरनेट के कुछ शब्द हैं, एक एक करके मैं शब्द लिखता जा रहा हूँ और एक्सप्लेन कर लेते हैं। बहुत छोटे छोटे से शब्द हैं। जैसे अगर आपसे ये कहा जाए कि वेब पेज क्या चीज होती है, तो क्या होगा इसका सही आंसर? वेब पेज। ठीक है, देखो सिंपल सा मीन है, वेब पेज है ना, हाइपरटेक्स्ट। वेब पेज बेसिकली मार्कअप भाषाओं में बनाए जाने वाले पेज या दस्तावेज को कहा जाता है। ऐसे याद कर लो, मार्कअप भाषाएं, जैसे कि HTML का नाम आपने सुना होगा, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो अगर HTML भाषा का इस्तेमाल करके आपने एक पेज लिखा है या दस्तावेज लिखा है, तो उसी को फिर वेब पेज कह देते हैं। ठीक, जनरली HTML का यूज किया जाता है। एक शब्द और है इंटरनेट की टर्मिनोलॉजी में, इसे वेबसाइट कहते हैं। ये वेबसाइट क्या चीज होती है? देखो, जब आप किसी भी वेब पेज को बनाते हैं ना, फिर उसी जैसे कई सारे वेब पेज और भी बना सकते हो, और फिर उन सभी वेब पेजेस को आपस में जोड़ भी सकते हो। और जब आप कई सारे वेब पेजेस को आपस में जोड़कर उनके बीच में इंटरलिंक बना देते हो, तो उसी को वेबसाइट कहा जाता है। और वेबसाइट के केस में याद रखना कि जो सबसे पहला पेज खुल के आता है उसे होम पेज के नाम से बोलते हैं। क्लियर है? आगे देखिए, इसी के जैसा ना एक और शब्द होता है, दैट इज वेब पोर्टल। ये भी शब्द इस्तेमाल में लाया जाता है इंटरनेट के केस में। ये क्या है? आप बोलेंगे सर इनके बारे में लिखोगे नहीं? आप चिंता मत कीजिए, जो इंटरनेट वाली PDF मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा उसमें सब डेफिनेशन लिखी हुई है, वहां से भी पढ़ सकते हो। अब आता है वेब पोर्टल। ये क्या चीज है? देखो, वेब पोर्टल बेसिकली विशेष प्रकार की वेबसाइटों को ही कहा जाता है, जिसमें बेसिकली आपसे ना कोई डिटेल वगैरह भरवाई जा रही होती है, यूजर इंटरेक्शन होता है। जैसे ऐसा हो सकता है कि भारत सरकार की कोई वेबसाइट हो, ठीक है ना, जिसमें या जिसके थ्रू आपको सरकारी स्कीम से जोड़ने की बात चल रही हो। जैसे भारत सरकार ने एक वेबसाइट बनाई है और उस वेबसाइट में कोई मान लो पेज है जिसमें आप अपनी एंट्री वगैरह करोगे, और जब वो एंट्री वेरीफाई हो जाएंगी तब आपको भारत सरकार की कोई स्कीम मिल जाएगी, कोई सब्सिडी वगैरह है वो मिल जाएगी आपको। तो इस तरीके की वेबसाइट जिसमें यूजर इंटरेक्शन भी कराया जाता हो, तो उसको हम विशेष प्रकार से वेब पोर्टल बोल देते हैं, विशेष प्रकार की वेबसाइट बोलते हैं, जिनको वेब पोर्टल भी कहा जा सकता है। ठीक है, एक तरीके से जब आप कोई ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरते, किसी सरकारी नौकरी का ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, तो ऑनलाइन फॉर्म के टाइम पर जो एक अलग से विंडो खुल के आती है ऑनलाइन फॉर्म की, वो भी वेब पोर्टल आप उसे कह सकते हो। तो सिंपल सा कह सकते हैं कि वेब पोर्टल एक विशेष प्रकार की वेबसाइट होती है जिसमें यूजर इंटरेक्शन कराया जाता है। क्योंकि नॉर्मल जो वेबसाइट होती है उनमें यूजर इंटरेक्शन थोड़ी होता है भाई, किसी वेबसाइट पर आप केवल देख सकते हो चीजों को,
कुछ वेबसाइट तो ऐसी है ना जिनमें केवल चीज़ों को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं बस, तो नॉर्मल वेबसाइट कहलाएंगे। इसके बाद है ना एक और शब्द आता है बेटा जिसे हम बोलते हैं वेब सर्विस। इसको नोट कर लीजिए, दैट इज वेब सर्विस। और एक पॉइंट और यहाँ पर लिखना इसी के साथ साथ, दैट इज वेब सर्वर। दोनों को एक साथ समझेंगे। हिंदी में भी इनको इन्हीं नामों से बोला जाता है, वेब सर्विस, और इसको बोलते हैं वेब सर्वर। देखो एक्चुअली अभी आप है ना जो हमारी क्लासेस देख रहे हो ना, चाहे तो आप अभी लाइव देख रहे हो चाहे बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में देखें, ये हमारी क्लासेस का जो डेटा आप लोगों तक पहुंच रहा है ना, इसमें बीच में एक वेब सर्विस का हम इस्तेमाल कर रहे हैं जो वेब सर्वर पर काम करती है, जिसे AWS कहा जाता है, यानी अमेजॉन वेब सर्विसेज। ये क्या है? अमेरिका में अमेजॉन कंपनी ने अपना एक सर्वर कंप्यूटर सेटअप किया हुआ है जिस पर AWS यानी अमेजॉन वेब सर्विसेज जैसी सर्विसेज काम कर रही हैं, जिनके थ्रू पूरी दुनिया का किसी भी कंप्यूटर से डाटा को उठाकर दूसरे कंप्यूटर तक प्रोवाइड करा दिया जाता है। अभी इस समय जो आप लाइव क्लास देख रहे हो, ये भी डाटा है ना आप लोगों के मोबाइल या कंप्यूटर तक पता है कहां से आ रहा है? अमेरिका से ही आ रहा है, क्योंकि अमेरिका में रखे हुए अमेजॉन सर्वर या अमेजॉन वेब सर्विसेज जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू डाटा आपके पास पहुंचाया जा रहा है। इवन अगर आप क्लास जब बाद में अपने समय पर रिकॉर्डेड फॉर्म में देखते हैं तो उस समय भी ये डाटा अमेरिका से ही आता है। तो हमारा डाटा वहां स्टोर होता है, फिर वहां से आपके पास पहुंचाया जाता है। समझ में आ गई बात? और इसके लिए एक मोटी फीस देनी पड़ती है इस काम को करने के लिए। ये काम इतना आसान नहीं है जितना लगता है कि हम कोई क्लास बना लें और आपको प्रोवाइड करा दें, है ना। तो इसमें एक मोटी फीस हमें पे करनी होती है, एक मोटा पैसा खर्च होता है, उसी वजह से डाटा आप लोगों के मोबाइल या कंप्यूटर तक पहुंचता है। ऐसा नहीं है कि हम सीधे ही है ना, मतलब हमने जियो का है ना 500-600 रुपए का कोई रिचार्ज करवा लिया, बस फिर इंटरनेट के माध्यम से आपको दे देंगे अपनी क्लासेस। ऐसा नहीं है। ऐसा हो सकता था अगर सारी की सारी क्लासेस यूट्यूब पे चल रही होती हैं, क्योंकि यूट्यूब है ना हम भी फ्री में इस्तेमाल कर लेते हैं और आप भी फ्री में इस्तेमाल करते हो। तो अगर हम सारी क्लासेस यूट्यूब पर ही कराएं, एप्लीकेशन में ना चलें, तब उस कंडीशन में है ना आप लोगों के पास फ्री में डाटा पहुंच जाएगा, इसमें हमारा खर्चा नहीं होगा फिर। अब बात वही है ना कि देखो इतनी सारी चीजें मैनेज करनी पड़ती हैं, है ना, इतनी सारी सर्विसेज को चलाना पड़ता है। कोई भी अगर इंस्टीट्यूट चल रहा है तो मैं समझ रहा हूँ उस इंस्टीट्यूट को चलाने के पीछे 50-100 लोग, 200 लोगों का हाथ होता है। केवल टीचर आपके सामने अगर खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है तो ये नहीं कि आकर केवल टीचर ही जिम्मेदार है सारी पूरे सिस्टम के लिए। उसके पीछे 50-100-200 लोग काम कर रहे होते हैं, तब जाके ये सारी चीज़ें मैनेज होती हैं। तो अब उन सभी लोगों को भी तो है ना सैलरी देनी पड़ेगी, उन सभी लोगों को भी तो है ना हमें रखना है अपने साथ, तो पैसे देने पड़ेंगे, काम कर रहे हैं वो। ठीक है, तो इसके लिए ना हर चीज़ फ्री में नहीं दी जा सकती, तो कुछ नॉमिनल सी फीस है ना हम रख देते हैं जो आप लोगों से हमें प्राप्त होती है, फिर वो इस तरीके से बट जाती है सभी जगह पर। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो ये ध्यान रखना, वेब सर्विसेज का मतलब ये होता है कि एक ऐसी सर्विस जो डिजिटल डाटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक पहुंचाने का काम करे इंटरनेट के माध्यम से, तो उसी को वेब सर्विस कहा जाता है। एक ऐसी सर्विस जो किसी डिजिटल डाटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक ट्रांसफर करने का काम करे इंटरनेट के माध्यम से। और ये जो वेब सर्विसेज जहां वर्क करती हैं उनको वेब सर्वर कहा जाता है, क्योंकि वेब सर्विस तो एक सर्विस हो गई ना, डाटा कहां रखेंगे? सर्वर कंप्यूटर पे। ठीक है, तो डाटा को रखने के लिए वेब सर्वर्स बने होते हैं जहां डाटा रख दिया जाता है। समझ में आ गई बात? एक और इसी से मिलता जुलता शब्द होता है, दैट इज वेब डायरेक्टरीज। वेब डायरेक्टरी, हिंदी में भी इसको वेब डायरेक्टरी बोलेंगे। ये क्या चीज होती है? देखो बेटा, वेब डायरेक्टरी बेसिकली किसी विशेष प्रकार की वेबसाइट को ही कहा जाता है जहां पर और किसी वेबसाइट की या वेब पेजेस की कैटलॉग बना रखे हो। इस बात को ऐसे समझ लो, जब आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो तो आपको सबसे पहला मेन्यू कार्ड दिया जाता है, भैया क्या खाना खाओगे, वो जल्दी बताइए, देख के बताइए। तो वो कैटलॉग होता है बेसिकली कि आपको क्या खाना खाना है, उसे देख के बता दो। अब ऐसा थोड़ी कि आप किसी रेस्टोरेंट या होटल में खाना खाने गए और आपको सीधे किचन एरिया में ले जाएगा, बताओ जी देख लो खाना ये बनना है, देखो हर हर एक बर्तन में, कढ़ाई में उठा उठा के देख लो उनके ढक्कन को और देख लो कि क्या क्या बन रहा है, जो खाना हो बता दो। ऐसा होता है कभी नहीं। आपको एक मेन्यू कार्ड दिया जाता है जिसको कैटलॉग भी कह सकते हो, पसंद करो, रेट देख लो, बता दो, हम लाके दे देंगे। इसी तरीके से आजकल शोरूम्स में भी ये चीज देखने को मिलती है। जैसे कोई साड़ी का शोरूम है तो वहां पर है ना अब साड़ियां खोल खोल के दिखाने का काम खत्म हो गया, क्योंकि जितने साड़ियां या कपड़े खोल खोल के दिखाते रहते हैं उनको फिर तय करके भी रखना पड़ता है। तो ये काम कम करने के लिए अब कैटलॉग बना दिए गए। बड़े बड़े शोरूम्स की बात कर रहा हूँ, छोटी छोटी दुकानों पे तो आजकल पूरी दुकान खुलवा लो आप, और फिर लास्ट में 1 मिनट लगता है आपको ये कहने में नहीं पसंद नहीं आया। मतलब 100 कपड़े खुलवा लिए आपने दुकान वाले के, और बस लास्ट में ये कह देना नहीं मुझे नहीं पसंद आ रहा है। भाई उसे तो 100 कपड़ों को तय बना के रखना ही पड़ेगा, है ना। फिर वो पूछता भी है भैया क्या चाहिए था, ये तो बताओ, इतने दिखा दिया मैंने, नहीं नहीं पसंद नहीं आ रहा, और आप चल देते हो। तो इसीलिए बड़े बड़े शोरूम्स में आजकल कैटलॉग बना के रख लिए गए हैं। आपको कैटलॉग दे देंगे, आप पसंद कीजिए कौन सा कपड़ा पसंद आ रहा है, कौन सी साड़ी पसंद आ रही है, आप बस उसका नंबर बता दीजिए, वही साड़ी आपको ला के निकाल के रख देंगे, दिखा देंगे बस। तो इस तरीके से दुकानदार भी अब स्मार्ट होते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो जहां पर वेबसाइट या वेब पेजेस का कैटलॉग बना के रखा गया हो तो उसी को वेब डायरेक्टरी के नाम से बोला जाता है। समझ में आ गई बात?
वेब पेज, वेबसाइट, वेब पोर्टल, वेब सर्विस, वेब सर्वर, वेब डायरेक्टरी, ये शब्द हमें अक्सर एग्जाम्स में देखने को मिलते रहते हैं जहां इंटरनेट के क्वेश्चन पूछे जा रहे हो। अब अगला देखो, इसके बाद है ना एक शब्द और यहां लिखेंगे जिसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए हमें, दैट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, हिंदी में भी अगर कहना है तो इसको क्लाउड कंप्यूटिंग ही कहा जाएगा। क्या मतलब है इसका? देखो, क्लाउड कंप्यूटिंग का सिंपल सा मतलब है सेंट्रलाइज डाटा को स्टोर कराना, भंडार कराना। मतलब आप एक केंद्र में डाटा को स्टोर करा लो और जिसको आवश्यकता पड़े वो डाटा यहाँ रख दें या जब जरूरत पड़े निकाल लें। तो इसी को बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग के नाम से बोला जाता है। आजकल सभी कंपनियां, सभी आईटी कंपनियां क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइड करा रही हैं। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की अगर हम बात करें, जैसे मैंने जब एमएस ऑफिस आपको पढ़ाया था तब भी ये बात बताई थी कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी भी अपने क्लाउड स्टोरेज को आपको यूज करने को देती है या क्लाउड स्टोरेज की सर्विस आपको देती है, जिसमें नाम आता है वन ड्राइव और एजर, ये दो नाम आते हैं। एजर की स्पेलिंग है AZURE। अगर आपने मेरी एक्सेल वाली क्लास देखी है तो मैंने एजर लिखवाया भी था आपको। तो बेसिकली है ना, आप अपने एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट की फाइलें बनाओ और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के क्लाउड स्टोरेज पर रख दो। अगर कल आपका कंप्यूटर खराब हो जाए या आपका कंप्यूटर चोरी हो जाए तो उस कंडीशन में आपका डाटा लॉस नहीं होगा। उस कंडीशन में आप किसी दूसरे कंप्यूटर को खरीदकर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के क्लाउड स्टोरेज से लॉगिन करके उन फाइलों को दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं और फिर काम करना शुरू कर दो, क्योंकि आपकी फाइल हैंड टू हैंड क्लाउड स्टोरेज पर स्टोर होती जा रही होती है। समझ में आ गई बात? तो एक सिंपल सी डेफिनेशन लिख सकते हैं कि इंटरनेट के थ्रू एक ऑन डिमांड अवेलेबिलिटी फॉर डाटा स्टोरेज, इंटरनेट के थ्रू एक ऑन डिमांड अवेलेबिलिटी फॉर डाटा स्टोरेज, दैट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। यानी कि इंटरनेट के माध्यम से आपके डाटा की ऑनलाइन उपलब्धता फॉर भंडारण, यानी भंडारण के लिए, यही क्लाउड कंप्यूटिंग कहलाता है। आजकल सभी क्लाउड की स्टोरेज दे रही है। गूगल कंपनी अपना खुद का क्लाउड स्टोरेज देता है आपको, फ्री में है ना 15 GB का स्पेस मिलता है। नॉर्टन एंटीवायरस है एक, वो अपना 50 GB का फ्री में क्लाउड स्टोरेज देता है। ठीक है, तो इस तरीके से कंपनियां अलग अलग, जैसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी फ्री में 5 GB देता है, बस 5 GB का, 5 गीगाबाइट का फ्री में डाटा स्टोर कर सकते हो। उसके बाद ऊपर का स्पेस अगर आपको चाहिए तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। इसके बाद अगला एक पॉइंट और लिख लीजिए, क्लाउड कंप्यूटिंग के बाद लिख लो डिजिटल सिग्नेचर, ये भी लिख लीजिए। ठीक है, हिंदी में इसको डिजिटल हस्ताक्षर कह सकते हैं। डिजिटल हस्ताक्षर, क्या मीनिंग है इसका? देखो, डिजिटल सिग्नेचर का मतलब ये नहीं कि आप किसी डिवाइस के थ्रू, किसी पेन जैसी डिवाइस के थ्रू कंप्यूटर पर अपने साइन बना दो इस तरीके से, ऐसे, ये डिजिटल सिग्नेचर है नहीं। ये बेसिकली एक सिक्योरिटी टेक्निक होती है, यानी कि सुरक्षा की एक तकनीक है जिसमें ये वेरीफाई किया जाता है कि जो डाटा आपने भेजा था वही रिसीवर को प्राप्त हुआ है। भाई अगर मैं कोई डाटा भेज रहा हूं तो ऐसा भी तो हो सकता है कि इंटरनेट नेटवर्किंग के थ्रू, है ना, कोई थर्ड पार्टी हमारे डाटा को के साथ छेड़खानी कर दे, है ना, उसके साथ कुछ उसमें कुछ है ना इंटरप्शन कर दे डाटा में। जैसे मान लो मैं हेलो लिखकर मैसेज भेज रहा था, अब किसी थर्ड पार्टी ने हमारा नेटवर्क हैक कर रखा है, और थर्ड पार्टी कहने का मतलब होता है कोई बीच में आ जाए, उसे थर्ड पार्टी कहा जाता है। तो अगर मान लो हम ए हैं और किसी बी को डाटा भेज रहे हैं, हम हेलो लिखकर मैसेज भेज रहे हैं और किसी थर्ड पार्टी ने हेलो मैसेज को बाय लिख के भेज दिया, चेंज कर दिया हेलो का बाय। अब बी के पास जैसे ही बाय मैसेज पहुंचेगा वो कहेगा ये क्या कर रहा है भाई, बाय क्यों भेज रहा है, वो हेलो भेजना था, है ना। तो इस तरीके से भी नेटवर्क को हैक करके इस तरीके के काम किए जा सकते हैं। तो उस कंडीशन में डिजिटल सिग्नेचर एक सिक्योरिटी तकनीक होती है जिसके द्वारा ये वेरीफाई कर लिया जाता है कि जो डाटा भेजा गया था वही डाटा प्राप्त हुआ है। समझ में आ रहा है? अगर इसमें कोई भी कमी आती है तो समझ जाते हैं कि थर्ड पार्टी के थ्रू हमारा नेटवर्क हैक हो गया है और डाटा इंटरप्ट किया जा रहा है। जैसे मान लो कोई आपने कोई मैसेज भेजा जिसमें 4 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, या 4 लिखकर आप मैसेज भेज रहे हो। अब यहां से है ना, हमने इसे 2 से डिवाइड किया तो आंसर कितना आया, 2 आया। ठीक है ना, तो हमने अब ये डाटा भेज दिया, ये वाला, और ये भी बता दिया कि जब रिसीवर एंड पर ये डाटा पहुंचे तब इसे 2 से डिवाइड करके देख लेना। अब जो डाटा पहुंचा वो 4 की जगह 5 पहुंचा, फिर इसे 2 से डिवाइड करके देखा तो क्या अब आंसर आपका 2 आ रहा है? नहीं, अब आंसर आ रहा होगा 2.5, यानी ये वेरिफिकेशन फेल हो गया। और इसी में पता लगा लेते हैं कि हमने जो डाटा भेजा था वो सही, मतलब हमने जो डाटा भेजा था वो सही नहीं पहुंचा रिसीवर के पास, या रिसीवर को पता चल जाएगा जो डाटा भेजा गया था वो नहीं आया मेरे पास, यानी बीच में किसी ने, थर्ड पार्टी ने डाटा के साथ छेड़खानी कर दी है। तो ये है डिजिटल सिग्नेचर की एक डेफिनेशन या परिभाषा। प्रॉपर तरीके से अगर डिजिटल सिग्नेचर की परिभाषा लिखनी है आपको, डेफिनेशन, तो ऐसे बोल सकते हैं कि इट इज अ मैथमेटिकल स्कीम, इट इज अ मैथमेटिकल स्कीम टू वेरीफाई द ऑथेंटिकेशन ऑफ मैसेज और डॉक्यूमेंट। फिर से सुन लीजिए, इट इज अ मैथमेटिकल स्कीम टू वेरीफाई द ऑथेंटिसिटी ऑफ मैसेज और डॉक्यूमेंट, यानी कि ये गणितीय तकनीक है जिसके थ्रू किसी भी डॉक्यूमेंट यानी दस्तावेज या किसी भी मैसेज के सत्यापन की जांच की जाती है। समझ में आ गया?
अब आगे देख लीजिए, जब हम इंटरनेट चला रहे होते हैं तो एक शब्द हमें आजकल बहुत देखने को मिल रहा है और वो है इंस्टेंट मैसेजिंग। इंस्टेंट इंस्टेंट मैसेजिंग, ये क्या होता है? इसका कोई हिंदी नाम नहीं है। हिंदी में कहना चाहें तो त्वरित मैसेजिंग भी कह सकते हैं। त्वरित यानी तभी की तभी, हाल हाल ही हाल में, ऐसे भी बोल सकते हो। तो बेसिकली इंस्टेंट मैसेजिंग का मतलब ये है, आजकल जैसे व्हाट्सएप जैसी मैसेजिंग आप जो कर रहे हैं, यानी आज के समय इंटरनेट बहुत कॉमन हो गया है और आपको किसी से भी बात करनी है तो तीन तरीके हैं, या तो तुरंत है ना व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज भेज दो और वो भी सामने वाला बंदा अगर ऑनलाइन होगा तो आपको तुरंत रिप्लाई कर देगा। अगर आप है ना किसी से ऑडियो कॉल पे बात करना चाहें तो आप है ना व्हाट्सएप के थ्रू ऑडियो कॉल कर लो, सामने वाला व्यक्ति ऑनलाइन है तुरंत उठा लेगा, बात कर लेगा। और अगर आप वीडियो कॉल भी करना चाहें तो वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, सामने वाला व्यक्ति ऑनलाइन होगा तो वीडियो कॉल रिसीव कर लेगा। तो इस तरीके से जो आज के समय हैंड टू हैंड मैसेजिंग की जा रही है उसको इंस्टेंट मैसेजिंग कह दिया जाता है, जिसका सबसे सही एग्जांपल है आज की डेट में व्हाट्सएप। ठीक है। इंटरनेट जब हम चलाते हैं तो हमें एक शब्द ये भी मिलता है वी लॉग और एक शब्द ये भी मिलता है वी लॉग। इनमें क्या डिफरेंस है? ये जो लिखा ना बी लॉग, इसका अपना फुल फॉर्म होता है वेब लॉग। लिखा तो बी से जाता है जबकि इसका फुल फॉर्म है वेब, WEB, वेब लॉग। और ये जो वी लॉग लिखा है इसका मतलब वीडियो लॉग होता है। इसका वी का मतलब वीडियो ही होता है। अब दोनों का मतलब क्या है समझाता हूं। देखो, अगर मान लीजिए कि किसी भी वेबसाइट पर है ना, या किसी भी वेब पोर्टल पे ऐसा कह दो, जहां पर आप अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए टेक्स्ट लिखते हो, जनरली लिख के बताते हो, तो उसे वेब लॉग कहते हैं या वी लॉग कह देते हैं। और एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिस पर आप है ना वीडियो के थ्रू, वीडियो के माध्यम से है ना अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, तो फिर उसको वी लॉग कह दिया जाता है, वीडियो लॉग। तो आज की डेट में है ना सबसे ज्यादा फेमस वी लॉग, बी लॉग और वी लॉग कौन कौन से हैं? देखो, अगर वी लॉग की बात करेंगे तो ट्विटर, जितने भी पॉलिटिशियन है दुनिया भर के, जितने भी एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, जितने भी क्रिकेटर्स हैं, जितने भी महान हस्तियां हैं, सब ट्विटर का इस्तेमाल करते हैं, जिसको आज की डेट में एक्स कहा जाता है। और वो अपने विचारों को लिख देते हैं ट्विटर पर, जिसको पूरी दुनिया देखती है। तो आज की डेट में ट्विटर एक वी लॉग का या वेब लॉग का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। आप बोलेंगे सर ट्विटर पर वीडियो भी तो शेयर हो जाती है, शेयर कर सकते हैं, बट ज्यादातर लोग उसका इस्तेमाल या शुरुआत से इस्तेमाल किया जा रहा है टेक्स्ट लिखने के लिए। बट अगर हम इंस्टाग्राम की बात करें तो इंस्टाग्राम पर आप देखते हैं ज्यादातर लोग रील्स बनाते हैं इंस्टाग्राम में। तो अपने विचारों को, अपने बारे में, अपने कोई भी बात को अगर वो शेयर करना चाहते हैं तो वीडियो बना के शेयर कर देते हैं, तो उसको हम वीडियो लॉग या वी लॉग कह देते हैं। समझ में आ गई बात? और एक लास्ट पॉइंट और है, सिंपल सा, जिसको जिसके बारे में आपको पता भी होगा आई थिंक, डाउनलोड और अपलोड। ये भी है ना कई बार एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं शब्द। भाई सीधी सी बात है कि अगर आप अपने कंप्यूटर से इंटरनेट के माध्यम से किसी दूसरे कंप्यूटर को डाटा भेज रहे हैं तो उसे कहते हैं अपलोड करना। और अगर आप अपने कंप्यूटर में इंटरनेट के माध्यम से किसी कंप्यूटर का डाटा रिसीव कर रहे हो तो उसे डाउनलोड कह देते हैं। समझ में आ रहा है? ये मैं है तो बहुत बेसिक से शब्द, जब इन्हें थ्योरेटिकल वे में एक क्वेश्चन के रूप में लिख कर दिया जाता है ना, तब लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन आ जाता है और एक छोटे से क्वेश्चन का आंसर भी वो गलत कर बैठते हैं। तो ये बात ध्यान रखना कि इंटरनेट के माध्यम से आपके कंप्यूटर से कोई डाटा जा रहा है तो उसे अपलोड कहेंगे, और इंटरनेट के माध्यम से कोई डाटा आपके कंप्यूटर में आ रहा है, किसी भी कंप्यूटर से आ रहा हो, तो उसे डाउनलोड के नाम से बोला जाएगा। इसी से मिलता जुलता शब्द होता है डाउन लिंक और अप लिंक। ये भी लिख लो, डाउन लिंक और अप लिंक। इसमें बस इतना है, सेम डेफिनेशन है डाउनलोड और अपलोड वाली यहां पर भी, बट इसमें बीच में सैटेलाइट का इस्तेमाल हो रहा होता है। यानी आप एक कंप्यूटर को डाटा भेजना चाहते हैं जिसमें बीच में सैटेलाइट के थ्रू डाटा भेजा जा रहा हो तो उसे अपलिंक कहा जाएगा। समझ में आ रहा है? यानी मैं कोई डाटा सैटेलाइट को पहले भेजूं तो इसे अपलिंक कह देंगे, और अगर सैटेलाइट से डाटा सीधे मेरे कंप्यूटर में आ रहा है तो उसे डाउन लिंक कहा जाता है। ठीक है भाई? तो आई होप सो है ना, जो मैंने आज की क्लास में आपको समझाया वो आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास और आज की सभा यहीं पर समाप्त की जाती है। इंटरनेट वाला चैप्टर भी हमारा फिनिश हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है बेटा? अब नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा नेटवर्किंग के नाम से, जिसमें मैं आपको OSI की यानी ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन की 7 लेयर के कॉन्सेप्ट के बारे में समझाऊंगा, जो अक्सर एग्जाम्स में हमें देखने को मिलता ही है। 7 लेयर होती हैं। तो अगला चैप्टर नेटवर्किंग होगा। ठीक? कोई डाउट है तो पूछो फटाफट। बाकी जैसे कि मैंने पहले भी बोल रखा है आपको कि कभी भी कोई डाउट हुआ करे, ठीक है, तो आप मेरे से व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैंने क्लास के शुरुआत में जो 1 मिनट का गाइडेंस आपको दिया था वहाँ पर भी बताया था। तो कभी भी कोई डाउट हो तो व्हाट्सएप पे ही पूछ सकते हैं, जितना जल्दी होगा मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। क्लियर है?
चलो, तो अब अगर किसी का कोई डाउट नहीं है तो फिर आज के सेशन, आज की क्लास को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। ओए होए आ गया, जल्दी लिखा करो बेटा। संग्राम त्यागी जी ने लिखा था POP3 प्रोटोकॉल क्या होती है। अभी तो समझाया था मैंने, अभी थोड़ी देर पहले। आप इस क्लास में देखना, शुरू में जब मैंने आपको ईमेल का कॉन्सेप्ट समझाया था तब POP3 प्रोटोकॉल के बारे में समझाया है। उसको पढ़ लेना, सुन लेना। और कोई डाउट है? मैंने अभी ईमेल का कॉन्सेप्ट समझाया था इस क्लास के शुरुआत में, तब मैंने आपको SMTP, POP3, माइम और IMAP चारों प्रोटोकॉल का मीनिंग समझाया है और डिटेल में समझाया है। देखिए, फिर से POP3 प्रोटोकॉल को रिपीट करने में टाइम लगेगा, ठीक है। और ये क्लास जब आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देख ही सकते हो तो फिर रिपीट करने से क्या फ़ायदा, क्योंकि समझाऊंगा तो दोबारा भी वही चीज़ जो पहली समझाई है। तो अगर आप देर से आए थे, है ना, देर से लाइव आए थे और आप POP3 को सुन नहीं पाए तो इस क्लास में पीछे जाकर आप क्लास में POP3 के बारे में सुन लेना, ठीक है। बट अगर आप ये कहें तो मेरे को नहीं समझ में आया, तो फिर तो मैं दोबारा भी नहीं समझा पाऊंगा, क्योंकि जो बात मैंने POP3 के टाइम पर बताई आपको वही फिर से बताऊंगा। तो उससे सिंपल और इजी भाषा कोई हो नहीं सकती। आ जाएगा, वैसे हो सकता है आप लेट आए होंगे लाइव क्लास में, इसलिए आप ये POP3 के बारे में सुन नहीं पाए होंगे। चलो, तो जैसा मैं देख पा रहा हूँ आप किसी का कोई डाउट नहीं है, तो अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार सभी को।